शतरंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा, HN24/7 देख रहे हैं आप। योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि हमारी सरकार जाति, मत और मजहब देकर इलाज में मदद नहीं करती। मुख्यमंत्री राहत कोष से हम चेहरा देखकर पैसा नहीं देते हैं। कोई भी व्यक्ति आवेदन करता है, उसकी जाति, उसका मत और मजहब नहीं देखा जाता। वो पीड़ित राज्य का नागरिक है, उसको प्रदेश में, देश में या दुनिया में कहीं भी स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा मिलती है तो मुख्यमंत्री राहत कोष से हम पैसा देने में कोई कोताही नहीं करते। सरकार बगैर भेदभाव के सभी जरूरतमंदों को इलाज के लिए धनराशि उपलब्ध कराती है। विपक्ष के सदस्यों ने भी किसी जरूरतमंद का प्रस्ताव भेजा तो उसे भी सरकार ने मदद दी है। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सपा सदस्यों द्वारा डेंगू को लेकर उठाए गए मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि यदि रखना ये डबल इंजन की सरकार है, ये कहती नहीं, ये बल्कि करके दिखाती है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को डेंगू का इलाज नहीं मिल रहा और मरीज प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए मजबूर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने डेंगू पर जैसा प्रश्न किया वैसा ही उन्हें उत्तर मिल रहा है। जब प्रश्न की ही उल्टा था तो उस उल्टे प्रश्न को हम सही करके जवाब दे रहे हैं। अभी तो आपने आधा ही जवाब सुना है, पूरा सुनेंगे तो पुराना इतिहास याद आने लगेगा। सामान्य बीमारियों का भी इलाज अस्पतालों में नहीं है और जिस तरह की सूचनाएं हर दिन मिलती हैं और अस्पतालों की जो तस्वीरें देखने को अखबार में मिलती हैं, बड़ा दुख होता है कि जो सरकार ये दावा करती हो कि डबल इंजन की सरकार है और सब व्यवस्थाएं पहले से बेहतर हो गई हैं और केवल लखनऊ नहीं, दिल्ली और बड़े बड़े महानगरों में भी ये बड़े बड़े प्रचार के होर्डिंग लगे हैं कि इतने हमने मेडिकल कॉलेज बना दिए हैं। अगर सूचनाएं जो मिल रही हैं और डेंगू जैसी बीमारी का जो सरकार इलाज ना करा पा रही हो, वो सपना देख रही है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का। डेंगू एक गंभीर बीमारी है। स्वास्थ्य महकमा अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को बीमारी की हालत में उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करा रही है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि 2017 के बाद हमारी सरकार ने प्रदेश में वर्ष में 3 बार संचारी रोग अभियान चलाया है। हमने 13 विभागों का समन्वय स्थापित किया है। 13 विभागों का समन्वय स्थापित किया है, जिसमें पंचायती राज, प्लीज, नगर विकास। अब इनको अध्यक्ष जी संचारी रोग अभियान के बारे में ही नहीं पता है। दिक्कत क्या है, हमारे जो समाजवादी पार्टी साथी हैं उनको क्षेत्र के बारे में ज्ञान नहीं है, उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के बारे में ज्ञान नहीं है। उनके डीएनए में हल्ला मचाना है। जैसा प्रश्न होगा वैसे उत्तर भी आ रहा है। शांति सुनिए। प्रश्न ही उल्टा था तो उस उल्टे प्रश्न को सही करने का प्रयास हुआ है और अभी तो आपने आधा ही उत्तर सुना है। पूरा सुनेंगे तो संभवतः पिछला इतिहास याद आने लग जाएगा। महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित किया है और सरकार इसको लेकर के पहले से ही अवेयर थी। अंतर विभागीय समन्वय से संचारी रोग नियंत्रण के लिए आपने केवल डेंगू की बात की है। जब वेक्टर बॉर्न डिजीज की हम बात करते हैं तो केवल डेंगू उसमें नहीं आता है। वर्मा जी, आप तो चिकित्सा शिक्षा के मंत्री रहे हैं ना, तो केवल डेंगू नहीं आता उसमें, मलेरिया भी है, चिकुनगुनिया भी है, कालाजार भी है। इन सभी से संबंधित वेक्टर बॉर्न डिजीज हो या फिर वाटर बॉर्न, जल जनित हो या फिर विषाणु जनित कोई भी बीमारी हो, इनके उपचार के लिए सरकार के स्तर पर एक समन्वित प्रयास किया गया है और उस समन्वित प्रयास को ही हम लोगों ने संचारी रोग नियंत्रण का एक विशेष अभियान, वर्ष में 3 बार चलता है ये कार्यक्रम। आपने केवल डेंगू की चर्चा की,
बीमारी डेंगू पूरी तरह नियंत्रण में है और सरकार के द्वारा समय पर उठाए गए कदमों का परिणाम था। हर जगह सरकार के स्तर पर बेहतर प्रयास हुआ है और जहां तक नेता प्रतिपक्ष के द्वारा यह कहा जाना कि साहब प्राइवेट हॉस्पिटल में, याद रखना ये डबल इंजन की सरकार है, ये केवल बोलती नहीं करके दिखाती भी है। प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी ये सरकार उपलब्ध करा रही है। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ स्वामीनाथ जायसवाल जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता वीरेंद्र शुक्ला जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता मनोज पंडित जल्दी ही हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले वीरेंद्र शुक्ला जी, आप ही का रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र भाई, सवाल पूछा गया स्वास्थ्य को लेकर, उस तरह से जवाब भी मिला और तमाम तरह की बातें कही गई। आप लोगों ने डेंगू का मुद्दा उठाया तो उन्होंने बताया किस तरह से इन्फ्लुएंजाइटिस फैला हुआ था, उसको ख़त्म किया गया। काला ज्वार की बात की गई, चिकनगुनिया की बात की गई कि इन सब का खात्मा अगर हुआ है तो किसके सरकार में हुआ है? योगी सरकार में हुआ है। इस तरह की बातें रखी गई और बताया गया कि देखिए भाई, ये सवाल उठा रहे हैं तो ये जवाब है। कितना संतुष्ट हैं आप इनके जवाब से? देखिए, जिन रोगों की बात हो रही है, फिलहाल डेंगू जैसी है बीमारी फैली हुई थी और उस पर कहीं कोई है व्यापक कार्रवाई नहीं हुई। जो कार्रवाई दिखी वो केवल यह है इस तरीके की खाना पूर्ति जैसी कार्रवाई दिखाई दी। कहीं पे ये नहीं हुआ कि जहां हमारे अस्पतालों में है पर्याप्त है उसके लिए दवाएं नहीं थी, पर्याप्त पैरामेडिकल फोर्स स्टाफ नहीं था, जिससे यह जांचें नहीं हो पाई, लोगों को समुचित इलाज नहीं मिल पाया, दवाएं नहीं मिल पाई। तो इसके चलते यह बहुत सारी यह मौतें हुई हैं और मौत एक हो या अनेक हो, उनका जिम्मा सरकार को लेना होगा। सरकार उसकी जवाबदेही तय करती है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं, किस तरीके से उत्तर प्रदेश को यह अधिकारियों के हाल पे छोड़ा गया है। लेकिन वीरेंद्र भाई, ये सवाल तो ये भी उठता है ना कि अगर आप कह रहे हैं, अगर ठीक है आपने मौतों की बात कही कि डेंगू के समय में मौतें हुई हैं, 1 हो या 100 हो या 200 हो या हजारों हो, उसका जिम्मा सरकार को लेना ही पड़ेगा। आपके समय में भी सर डेंगू के जब समय चलता था तो उस वक्त भी काफ़ी मौतें हुई, इन्फ्लुएंजाइटिस जैसी बीमारियां फैली हुई थी, उस समय भी काफ़ी मौतें हुई। तो उसकी जिम्मेदारी किसने ली? नहीं, प्रतिदिन हम सुधार की ओर जा रहे हैं, प्रतिदिन निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। पीछे क्या हुआ अगर हम उस पर ही बैठे रहेंगे तो हमारे यहाँ पहले है हिंदुस्तान में है बिजली नहीं हुआ करती थी, हम लोग जो है मोमबत्ती लालटेन में काम करते, तो वो युग नहीं रहा कि हम उन चीजों को याद करके आगे प्रगति की ओर मत जाए। तब हमारे पास जो इतनी सुविधाएं नहीं थी। आज हमने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सी सुविधा नहीं थी वीरेंद्र भाई? वीरेंद्र भाई, सुविधा कौन सी नहीं थी आपके पास? काम करके आगे बढ़ने की बात है। हमको ये स्वीकार करना होगा कि हमारी कमियां जो रही हैं उनको हम छोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करें और उसमें विपक्ष का भी हम सहयोग में, जिससे भी रचनात्मक एक पहल हो। ये मानवीय संवेदना की बात है कि हमारे लोग मर रहे हैं तो हम उस पर राजनीति न करें। पीछे क्या हुआ अगर हम उसका उदाहरण देखें, इन मौतों को किसी दूसरे को जिम्मेदार ठहराने का प्रयास करेंगे तो ये सरासर गलत होगा। नहीं तो वीरेंद्र भाई, इसमें जिम्मेदारी तो आप ही तय कर रहे थे ना अभी, तो अब तो गलत हो गया चीजें। अब जब आप पर आई तो बातें गलत हो गया। बिल्कुल तय होगी, सरकार है तो उसकी जिम्मेदारी, हमारी सरकार जब आएगी तो हमारी जिम्मेदारी होगी। जो भी होगा है, चाहे वो पीछे की सरकार में हो या आगे। ऐसे समय में क्या करना चाहिए, वही हम जानना चाह रहे हैं ना वीरेंद्र भाई। हमारी होगी। नहीं वीरेंद्र भाई, ऐसे समय में क्या करना चाहिए? ऐसे समय मैंने बताया ना कि यह लोगों को युद्ध स्तर पर लोगों को जागरूकता फैलाने की जरूरत है, लोगों को दवाएं पैरामेडिकल स्टाफ बढ़ाने की जरूरत है, जिससे उत्तर प्रदेश में एक खुशनुमा माहौल बन सके और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। ठीक है। स्वामीनाथ जायसवाल जी, तमाम तरह विधानसभा शीतकालीन सत्र चल रहा है विधानसभा का, ऐसे में स्वास्थ्य को लेकर तमाम तरह की बातें उठी और कांग्रेस की तरफ से, माफ कीजिएगा, सपा की तरफ से उठाई गई बात कि भाई डेंगू को लेकर, लेकिन वो एक डेंगू पर टिके रहे। इधर मुख्यमंत्री ने बताया कि देखिए इन्फ्लुएंजाइटिस हो, चाहे चिकनगुनिया हो, चाहे काला ज्वार है, ये हमारे समय में ख़त्म किया गया है, हमने काम किया है। डेंगू की बात रही, डेंगू पर उन्होंने बताया किस तरह से काम किया गया।
जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सेवाएं कहां से कहां पहुंची हैं। अच्छा मनीष भाई, स्वास्थ्य सेवा तो उत्तर प्रदेश का इतना मजबूत है तो हम लोग देखे हैं, कोरोना काल में भी देखा गया। उससे पहले जो गोरखपुर से हमारे मुख्यमंत्री जी आते हैं, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, जहाँ से कई बार सांसद रहे हुए हैं। उस गोरखपुर में ही कितने बच्चे दम तोड़े। आप देखे होंगे कि क्या बदहाल स्थिति रहा है भारतीय जनता पार्टी का। यह जो चला कि इनका कल ही खुल गया था उस कोरोना काल में कि उत्तर प्रदेश में कितना लचर व्यवस्था है, न स्ट्रक्चर है, न गैस है, न कोई। आज ढोल पीटने के लिए जिस तरह से दिल्ली में भी उनका होर्डिंग बैनर पूरे देश भर में लगा हुआ है कि हम उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा बहुत बेहतर है। कथनी करने में तो अंतर है, बात तो बड़े बड़े होता है। जब वो सरकारें डबल इंजन पर चल रही है, डबल इंजन हर जगह फेल होते जा रहा है। चाहे मणिपुर में फेल हुआ और अन्य जगह हुआ, वहां भी महिला सुरक्षा की बात होती है। आप जानते हैं लखनऊ में 12 साल की बेटी को किस तरह से सामूहिक रेप हुआ, उसके साथ कानपुर में मॉल से चलकर बेटी जाती है, घर के जो बीच बाथरूम में जाती है, वहां पर सामूहिक बलात्कार हो जाता है। बनारस यूनिवर्सिटी जहाँ से हम लोग पढ़े हैं, वहां पर एक बेटी के साथ नग्न कर जिस तरह से वीडियो वायरल होता है। वहां के सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। देश के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश हमारा प्रदेश है, जहां का प्रधानमंत्री उसी प्रदेश से आते हैं, वहीं के सांसद हैं। उसके बाद भी स्वास्थ्य का व्यवस्था तो अनुकूल होना चाहिए, सबसे नंबर 1 होना चाहिए। लेकिन गुजरात चला जाता है, हमारे बनारस में कई पुराने हॉस्पिटल है, BHU है और लोहिया, कई हॉस्पिटल है जिसको और टेक्नोलॉजी, लोग भाग के बनारस से आते हैं, इलाज बेहतर नहीं हो पाता है, उत्तर प्रदेश से भाग कर आते हैं दिल्ली एम्स के तरफ। और ये वहाँ की दुर्भाग्य है कि अगर व्यवस्था इतना बढ़िया स्वास्थ्य होता तो पलायन कैसे दिल्ली के तरफ कूच करते। देखते हैं कि मंत्री भी बीमार होते हैं तो सीधे आ जाते हैं वहाँ पे गुड़गांव की जो प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो अगर स्वास्थ्य सुविधा, अगर यहाँ पर देखिए दिल्ली में नेहरू जी का बनाया हुआ एम्स है कि जो भी मंत्री, प्रधानमंत्री, चाहे कोई भी बड़े नेता बीमार होते हैं सीधे एम्स पहुंचते हैं। और यहाँ इतना टेक्नोलॉजी, इतना व्यवस्था है। तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसा व्यवस्था होना चाहिए, अनुकूल व्यवस्था होना चाहिए जिससे स्वास्थ्य लाभ आम जन को मिलना चाहिए। जिस मुद्दों के साथ सरकारें बनती हैं, स्वास्थ्य, सड़क और सुरक्षा की गारंटी लेती है, वहाँ तो तीनों फेलुअर है। खाली बुलडोजर चलाने से सरकार नहीं चलती है, ज्ञान बांटने से सरकार नहीं चलती है। सरकार चलती है अनुकूल और काम करने से, वहाँ के लोगों की भावनाओं को मजबूत करने से। आपके जिस तरह से व्यवस्था को मजबूत करने के लिए देखिए, जैसे वहाँ मेठी से उठाकर सामान गोरखपुर एम्स में पहुंचाया गया और जिस तरह से प्रोपगंडा दिखाया जाता है, सरकार करती कम है, दिखाया जाता है, क्योंकि प्रचार का सबसे बड़ा माध्यम बना हुआ है इस सरकार में। काम कम करो, प्रोपगंडा ज्यादा करो। हम लोग की सरकारें रहती थी उत्तर प्रदेश हो चाहे कहीं भी, तो हम लोग प्रचार तंत्र पर नहीं विश्वास करते थे, हम काम पर। गीता में भी लिखा है कर्मण्य सेवाधिके मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल तो मिलेगा ही। और आज देख रहे हैं जिसका दशा दिशा आज देश का जनता समझ गया है कि देश में जिस तरह से प्रोपगंडा पे सरकारें डबल इंजन और इंजन ऐसा फेल होते जा रहा है जिससे अनुकूल न स्वास्थ्य ठीक चल रहा है। स्वामीनाथ जायसवाल जी, एक सवाल भी है ना इसमें। एम्स में आपने एम्स की बात कही कि जवाहरलाल नेहरू ने एम्स बनवाया, उसमें देखिए उत्तर प्रदेश से लोग जाते हैं, स्वास्थ्य सुविधा इतनी अच्छी है तो क्यों जाते हैं, यही रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है आपकी। ऐसे में क्या एम्स में सिर्फ उत्तर प्रदेश से लोग जाते होंगे, राजस्थान से नहीं गए, छत्तीसगढ़ से नहीं जाते हैं, पश्चिम बंगाल से नहीं जाते हैं? एम्स तो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है पूरा ना अपने आप में, वो एक राजधानी में, देश की राजधानी में है, वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, वहां पर है वो व्यवस्थाएं हर जगह है। डॉक्टर्स की बात हुई, हो सकता है कुछ मर्ज वहां ना पकड़ जाए, वहां पर पकड़े जा सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री जिस प्रदेश से आते हैं, इस जहां का संसदीय क्षेत्र उनका बनारस है, बनारस, चंदौली, आसपास मिर्जापुर, चाहे ये इलाका में इनको तो ऐसा मजबूत एम्स से भी बड़ा हॉस्पिटल खोल देना चाहिए ताकि ये सब ग्रामीण इलाका, ज्यादा डेंगू, मलेरिया,
चिकनगुनिया और जितने ऑक्सीजन के कमी से हार्ट अटैक से लेके बीपी शुगर के सारे पेशेंट गोरखपुर में एम्स खुला है जायसवाल जी, गोरखपुर में एम्स है। सुनिए बनारस हुआ, सुनिए पहले यहाँ पूर्वांचल का एक तरह का राजधानी है बनारस। वहाँ एक एम्स से भी बड़ा हॉस्पिटल मजबूत खोलना चाहिए उनको, क्योंकि बनारस की जनता उनको जिताकर 2 बार से प्रधानमंत्री देश के बने। वही काशी के धरती से जीत के आए, बोले गंगा का बेटा हूँ, गंगा का सफाई तक नहीं हुआ, उसका पैसा खाया गया पूरा। तो जिस तरह से गंगा का सफाई के नाम पर जिस तरह ध्रुवीकरण की राजनीति, ऑक्सीजन देखे होंगे बनारस में कितने घाटों पर लाश, कितना कोरोना काल में कुत्ते बिल्ली नोच रहे थे अगर बचाने का। गोरखपुर में भी देखे होंगे कि किस तरह से वो बच्चों को, जो जिसमें एक डॉक्टर को फंसाया गया, तो जिस तरह से वो बचाने का काम किया, उसको फंसाने का काम सरकार करती है। जो सेवा करता है सेवा भाव से उसको सरकार अनुचित दंड देती है। ये तो मैं पहली बार सरकारों में देखा है उत्तर प्रदेश के। ऐसे माननीय योगी जी तो बहुत बात करते हैं जाके चुनाव में, जिस तरह से बड़े बड़े डींग हाँकते गए कि हमारे यहाँ एक बुलडोजर की गारंटी है। बस बुलडोजर की गारंटी है, काम की गारंटी नहीं है। मनोज पंडित भी जुड़ चुके हैं, भाजपा के प्रवक्ता मनोज पंडित जी, स्वागत है चैनल में आपका। मनोज पंडित जी, स्वास्थ्य को लेकर तमाम तरह के सवाल देखिए कांग्रेस उठा रही, सपा उठा रही, कह रही कुछ नहीं है, कोरोना काल में सब कुछ गलत हो गया, कोरोना काल में तो इतने लोग लाशें पाई गई, तमाम तरह की चीज़ें। भाई आप लोग एम्स से बड़ा हॉस्पिटल बना दीजिए। अब एम्स से बड़ा हॉस्पिटल अगर आप लोग कोई नाम रख लेते हैं तो फिर कांग्रेस ये कह दे कि नहीं भाई इन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। एम्स नाम अगर हटके कोई और नाम बड़ा रख लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है कांग्रेस को। ये कांग्रेस ये एक बात कह पाएगी? ये तो कांग्रेस ही कोई नाम, ये तो आजकल जो है कांग्रेस के पास धीरेन्द्र शास्त्री जी से कांग्रेस ने गठजोड़ कर लिया है और सब भविष्य वक्ता हो रहे हैं सारे कांग्रेसी। अभी सुबह मैं डिबेट में था तो उन्होंने बोला कि 5 राज्यों में हमारी सरकार आ रही है और हम अभी से घोषणा कर रहे हैं और फिर बैठेंगे डिबेट में, आप 3 तारीख को देख लीजिएगा आप। तो मैंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी से मुलाकात हुई क्या आपकी? बोले हाँ बिल्कुल मुलाकात क्या, हम 5 राज्यों में सरकार बना रहे हैं। मैंने कहा कम से कम इसको जनता के पास रहने दीजिए ना, ये जनता का अधिकार है कि किसको चुनेगी और किसको नहीं चुनेगी, उस अधिकार को तो मत छीनो जनता के आप कम से कम। तो इनका ये जो कह दे वो कम है। ये एम्स की बात करें, उससे बड़ा कोई नाम रखने, अगर राजनीतिक चर्चा कर रहा है तो हम करेंगे। आप लोगों का जो पसीना निकल रहा है 5 राज्यों में हम चुनाव जीत के आ रहे हैं। ठीक है स्वामीनाथ भाई साहब, ठीक है, वो तो 3 तारीख को पता चलेगा, जनता ने किसका साथ दिया वो 3 तारीख को पता चलेगा। देखने में ठीक है, हम स्वास्थ्य पर आ जाए, स्वास्थ्य पर आ जाए, स्वास्थ्य पर मनोज भाई, स्वास्थ्य मनीष जी इनको टोकिए और स्वास्थ्य पे ले आइए। उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य खराब चल रहा है, मलेरिया पूरे हर उत्तर प्रदेश के अयोध्या। स्वामीनाथ भाई साहब सुन तो लीजिए, स्वामीनाथ भाई साहब सुन तो लीजिए। मनीष भाई सपने देखने का अधिकार सबको, सपने देखिए और हमें कोई आपसे आपत्ति नहीं है। ये तो दूध का दूध पानी का पानी। अब टाइम आज 30 तारीख को टाइम कहाँ बचा है भाई? आप ये भैया मनोज भाई वो हम 3 तारीख को देख लेंगे, वो 3 तारीख को। आज हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, आज स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। बात मनीष जी आप ये देखिए हिंदुस्तान में 3 तारीख को जो होगी वो अलग की विषय है। पहले आज स्वास्थ्य पे चर्चा हो जाए, जो स्वास्थ्य क्या हो रहा है। हर व्यक्ति को हॉस्पिटल, ऑक्सीजन, चीजें, सारी सरकार, सारी मशीनरी, सारे लोग प्रॉपर से कोरोना में काम हुआ और उसी का लाभ है कि जलाने वाली कम से कम कैजुअलिटी हो सकती थी वो हुई। सरकार में नहीं तो आप से कोरोना भगाते हैं, वो सरकार के प्रवक्ता क्या बोलेंगे? इससे अच्छा मुख्यमंत्री क्या मिलेगा कि अपने पिताजी की अंत्येष्टि में नहीं गए मुख्यमंत्री और लगे रहे अपने कार्य को पूरा करने में। तो ये बड़े मनोज भाई आते हैं, मनोज भाई आ रहे हैं, ब्रेक अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए, बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए एचएन न्यूज़। ये पहाड़ ही नहीं हमारी पहचान भी है। स्वागत है। तो चर्चा हो रही है स्वास्थ्य को लेकर। उत्तर प्रदेश में आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष द्वारा कि स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पर बड़ी ढुलमुल है, डेंगू के समय कोई काम नहीं हो रहा। डेंगू को लेकर जो सरकार है वो सचेत नहीं है, लेकिन सरकार ने भी इसका जवाब दिया। शीतकालीन सत्र चल रहा है, उसी में सारे सवालों जवाब हुए, जिसको लेकर
सरकार ने भी बाकायदा जो है जवाब भी दिया इसको लेकर कि भाई कि हम जो काम कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि अगर हम बोलने लगे तो आपको आपका इतिहास याद आ जाएगा। उन्होंने बताया कि आप सिर्फ यहाँ डेंगू की बात करेंगे और हम बात कर रहे हैं चिकनगुनिया की बात कर लीजिए, काला ज्वार की बात कर लीजिए, आप यहाँ पर इन्फ्लुएंजाइटिस की बात कर लीजिए। उन्होंने बताया, सरकार की तरफ से बताया गया कि जो संचारी रोग है, संचारी रोग अभियान चलाया गया है और संचारी रोग अभियान के तहत क्या काम हुए उन्होंने बताया। वहीं विपक्ष के कुछ लोग संचारी रोग अभियान के बारे में नहीं जान रहे थे, उसको लेकर भी उन्होंने जानकारी दी कि आखिर संचारी रोग अभियान क्या है। तो स्वास्थ्य को लेकर जो सवाल है वो उठाए गए और उसी को लेकर जवाब जो है सरकार के द्वारा दिए गए। तो हम एक बार फिर से हम अपने चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम स्वामीनाथ जायसवाल जी एक बार फिर से आपके पास आते हैं। स्वामीनाथ जायसवाल जी, सवाल ये है कि एक समय ऐसा था कि जब हम पीपीटी किट का एक धागा तक नहीं बना पाते थे, कोविड वैक्सीन तक हमने देश को, दूसरे देशों को सप्लाई की है सर। तो क्या मतलब सिर्फ ये कहना कि केंद्र चाहे राज्य सरकार, जहां पर मतलब यूपी में तो बीजेपी है, केंद्र में भी बीजेपी है, तो ये लोग कोई काम नहीं कर रहे? स्वामीनाथ जायसवाल जी, आपको आवाज आ रही है सर? वीरेंद्र भाई, आपको आवाज आ रही है? ठीक है। स्वामीनाथ जायसवाल जी, आपको आवाज आ रही है सर? लगता है सबसे संपर्क टूट गया। हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ऐसा है कि तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन इन सवाल जो उठाए जा रहे हैं इसको भी समझना हमें ज़रूरी है कि देश ने, चाहे कांग्रेस की बात हो चाहे यूपीए गवर्नमेंट हो, एक समय ऐसा था यूपीए गवर्नमेंट थी, अब है एनडीए गवर्नमेंट है, तो ऐसे में सरकारें काम करती हैं। और अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो डेंगू से बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर जिस तरह से बात की जा रही, भाई चाक चौबंद व्यवस्था है, कई ऐसी मशीन नहीं थे कई, और वास्तव में ऐसे कई गांव हैं जहां पर अस्पताल तो थे लेकिन वहां पर कई मशीनें नहीं थी, वहां पर पहुंची हैं। मेडिकल कॉलेज, कई ज़िलों में मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। तो इसका सीधा सीधा फ़ायदा किसको मिल रहा है? वहां के लोगों को मिल रहा है। तो एक बार फिर से सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामीनाथ जायसवाल जी का रुख कर लेते हैं पहले। स्वामीनाथ भाई साहब, पीपीटी किट का धागा पहले हमारे यहाँ नहीं बनाया जाता था, मतलब कोविड वैक्सीन तक हम लोग सप्लाई करने लगे थे, और फिर आप उसी सरकार पर हमला कर रहे हैं। ये बताइए, कोविड वैक्सीन जो बना वो लैब कौन बनाया था? अरे आप आ गए उसी पे। हंसिए मत, ये बता रहा हूँ। जिस तरह से आप कटाक्ष करते हैं, सुनते जाइए, सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। हाँ। जो ये आए तभी से भारत आजाद हुआ है, ये आए तभी इलाज हो रहा है। सर मानी चाहिए, जो दिए और जलवाकर और ताली बजवाकर कोरोना भगा रहे थे, ऐसे देश का जो नाली से गैस निकालने वाले प्रधानमंत्री जी हैं, जिस तरह से ताली से कोरोना, जिस तरह से त्रासदी हुई, 47 लाख मौतें हुआ, जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मौतें हुआ, जो गंगा के तट पर गंगा में लाशें बह रही थी, आप हंसी उड़ा रहे हैं। जो स्वास्थ्य का ढकोसला, मेडिकल कॉलेज खुल गया, बड़े बड़े पोस्टरों पर खुल जाता है। भागलपुर में भी एम्स बन गया, पूरे खोज रहे थे लोग दिया लेके, पेपरों पर बन जाता है, जमीन तक नहीं लिया जाता है। तो दुर्भाग्य है ऐसे सरकारों का। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में प्रोपगंडा, सिर्फ प्रचार ही एक एजेंडा है और बाकी कोई फंडा नहीं है, क्योंकि प्रचार एजेंडा बनाकर जिस तरह से एजेंडा तो आप लोग भी सेट कर रहे हैं ना। एजेंडा हम लोग अगर भारत में कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको बताने का फर्ज भी विपक्ष का ही है ना। नहीं, भारत में कुछ अच्छा हो तब तो बताए भारत। हाँ, मतलब 2014 के बाद 2013 तक, जब तक आपकी सरकार रही, अच्छा हुआ। सुनिए, जेपी नड्डा कहते थे, अरे सुन तो लीजिए ना स्वामीनाथ भाई साहब, आप कह रहे हैं, मेरे को लेट मी फिनिश। ओके, पहले मनीष जी कहते थे, नड्डा जी अभी बोल रहे थे चुनाव में कि घुटनों पर भारत 14 से पहले चल रहा था, यानी भारत को घुटने पर चलवा देंगे, यानी भारत में कुछ था ही नहीं। भारत में इनके अमित शाह जी बोले 19 के बाद एम्स, IIM, IIT ये सब बना।
तो कितना झूठ ये लोग बोलेंगे, कितना खाद्य पदार्थ महंगे हुए। आ रहे ठीक है, अब एक मिनट आते हैं ठीक है, वीरेंद्र भाई आ रहे हैं, स्वामीनाथ भाई साहब ने एक मिनट आ रहे हैं, वीरेंद्र भाई आप ही के पास आ रहे हैं, सारी चीजें हुई। ठीक है आप ही के पास आ रहे हैं। इन्होंने वादा किया था कि हम 100 स्मार्ट सिटी देंगे, एक भी स्मार्ट सिटी कहीं आज की तारीख में नहीं दिख रहा। इन्होंने सारे सांसदों ने इनके गांव गोद लिया था। इनके जितने भी सांसद हैं उनके गांव आज तक कहाँ गोद लिए हुए गांव कहाँ चले गए। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने स्वयं एक गांव गोद लिया था। आज उसकी बनारस में क्या दुर्दशा उस गांव की तो वो गांव नहीं पता चलता। तो इस तरीके के बहुत सारे कार्य हुए हैं। ऐसा नहीं कि 2014 के बाद कुछ हुआ नहीं, लेकिन 2014 के पहले जो हुआ वो हम तो गिना सकते हैं कि 2014 के पहले हिंदुस्तान में IIT बने, एम्स बने, हिंदुस्तान में तमाम शोध संस्थान खुले, हिंदुस्तान में बहुत सारे है रेलवे ट्रैक बिछे। एक भी नया रेलवे ट्रैक बिछा हो तो आप बता दीजिए कि एक नया रेलवे ट्रैक बिछा। ठीक है वीरेंद्र भाई एक मिनट आते हैं आपके पास। ठीक है स्वामीनाथ जायसवाल जी, आपने PPT किट की जब मैंने बात की आपने जवाब नहीं दिया, हमने जब कोविड की बात की, कोविड वैक्सीन की आपने जवाब नहीं दिया। अब सुन लीजिएगा, अब मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा, अब पूरी बात मेरी भी तो सुन लीजिए ना। सवाल है, अब सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि 2014 से पहले मतलब काम कुछ हुआ था, उससे बाद कुछ काम नहीं हुआ, मतलब जो चीज हुई 2014 से पहले हुई, बाकी देश एकदम ठप पड़ा हुआ है, ग्रोथ एकदम ठप हो गई है, कुछ काम नहीं हो रहा है, सरकार बस हवाई बात कर रही है। आ रहे मनोज भाई आपके पास आ रहे हैं, पहले स्वामीनाथ जायसवाल। मनीष जी ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, जो सरकारें होती काम करते, लेकिन जिस तरह से प्रोपगंडा इनका एक ही खाली एजेंडा है, प्रचार करो, लोगों को भ्रम फैलाओ, जुमला का बर्ताव, यही चल रहा है। काम जो गति चाहिए, जो इन्होंने एक एजेंडा दिया था कि हम विश्व गुरु करेंगे, हम ऐसा चीज लाएंगे, ये करेंगे, जिस देश में नौकरी गायब हो गया, जो प्राइवेट कंपनी खोल दिया गया, जो जिस देश में नौकरी का वैकेंसी आता है खत्म कर दिया जाता है, 2 करोड़ नौकरी वादा करके प्रधानमंत्री नौकरी वर्षाते हैं, आज 10 साल में 10 लाख नौकरी नहीं दे पाए। उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार ने बोला गया कि 5 लाख नौकरियां दी है, तो उससे हम लोग पूछे कि बताओ 5 लाख किस किस विभाग में नौकरी दी, तो सरकार बताने सिर्फ विभाग ही थोड़ी ना होते हैं, कई प्राइवेट सेक्टर भी तो होते हैं। ठीक है आते हैं प्राइवेट तो गोली मारिए, प्राइवेट सेक्टर में सरकारी। ठीक है वीरेंद्र भाई, वीरेंद्र शुक्ला जी उसको क्यों नहीं भरते हो? जो रेलवे से स्वामीनाथ भाई साहब आ रहे हैं, ठीक है आ रहे वीरेंद्र शुक्ला जी, सवाल ये है वीरेंद्र भाई कि बार बार जब स्वास्थ्य की बात होती है तो भाई बात होती है कि जब से बीजेपी आई है कई जगह पर एम्स बन गए, मेडिकल कॉलेज बन गए, कई जिलों में मेडिकल कॉलेज पहुंच चुके हैं जहां पर किसी को उम्मीद नहीं थी, और जिला अस्पताल की जो व्यवस्था है वो सुधरी है, कई ऐसे वहां पर इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं जिला अस्पताल में। आपके समय और अब में काफ़ी अंतर है, इसे भी तो देखना ज़रूरी है ना कि सिर्फ हमें हवा में बात करनी ज़रूरी है। वीरेंद्र शुक्ला जी। हाँ मनीष जी, मैं बता रहा हूँ कि एक सतत प्रक्रिया है जिसमें विकास होता रहता है। आज हम लोग घरों में बैठ के डिबेट पे यह चर्चा कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, और शायद 10 वर्ष पूर्व ये व्यवस्थाएं नहीं थी, तो 10 वर्षों में इसके लिए सरकार को क्रेडिट नहीं जाता। ये हमारी अपने आप में एक व्यवस्था है जो लगातार सरकारें कोई हो चाहे ना हो, लेकिन ये व्यवस्थाएं लगातार चलती रहती, लोग आगे बढ़ते रहते हैं। तो लेकिन इसमें सरकार की भूमिका ये है कि सरकार को हर हाल में उन सुविधाओं को बेहतर लोगों तक पहुंचे, इसकी निगरानी करनी है। वही चीज तो जब सरकार कह रही है, आप कह रहे हैं ये सतत प्रक्रिया है, चलती रहती है, देखनी है। सरकार उसमें पूरी तरीके से विफल है। दवाएं मेडिकल कॉलेज खुले हैं, ऐसा नहीं मेडिकल कॉलेज नहीं खुल रहा है, आपकी बात बिल्कुल है, लेकिन उन मेडिकल कॉलेजों में क्या इलाज हो रहा है, उन मेडिकल कॉलेजों में क्या स्टाफ है, क्या उन मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टर बाहर से दवाएं नहीं लिख रहे, ये सारी चीजों पर निगाह रखनी होगी। और इनमें पूरी तरीके से सरकार फेल है, जिससे आम जनमानस को लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन वीरेंद्र भाई हर जगह इलाज हो रहा है, अब मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, ये भी तो हास्यास्पद बात है ना कि अगर मेडिकल कॉलेज हम खुल रहे वहाँ पर कोई काम ही नहीं होगा, वहाँ इलाज नहीं होगा। जनता पार्टी के पूर्व सांसद थे, वो अपने बेटे को लेके उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च संस्थान BGI में गए, और वहाँ तो उनके बेटे को एडमिशन नहीं मिला,
और उसके बाद वो बेटा 8 घंटे एम्बुलेंस में वो इधर उधर भागते हैं और वो बेटा हो गया। तो ये है उत्तर प्रदेश का नजारा। और सांसद से उनको वहाँ धरने पे बैठना पड़ा। ठीक है मनोज पंडित जी। जी मनीष भाई। मनोज पंडित जी जवाब दीजिए भाई। नहीं मनीष भाई, आप ये बताइए कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज, एमबीबीएस की सीटें, इतना काम उत्तर प्रदेश में हुआ है, मुझे लगता है शुक्ला जी को पता ही नहीं है। अब इनको चूंकि क्या है कि उनको उंगली उठाने की आदत है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार हैं, विपक्ष में बैठने की आदत नहीं है उनको। अब जनता ने विपक्ष में बैठा रखा है, तो कहीं ना कहीं इनके पेट में दर्द है। ये जो चीजें उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे सुरक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो, उनको पचा नहीं पा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि इतना काम, इतनी तेजी से काम, 24 घंटे में 18 घंटे काम करने वाले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में कैसे आ गए। और 37 साल बाद उत्तर प्रदेश का इतिहास दोबारा दोहराया कैसे गया कि 37 साल बाद एक सरकार दोबारा पावर में आई। तो कहीं ना कहीं इनको उस चीज का प्रॉब्लम है और कोई दिक्कत नहीं है। कोई इस बात से मतलब नहीं है कि काम हो रहा है और क्या काम नहीं हो रहा है। अब देखिए, आप अब चार दिन का सत्र है। एक दिन तो वहां पे कंडोलेंस में चला गया, दूसरे दिन काले कपड़े पहन के बैठ गए वहां पे, चीजों को नहीं निपटने दे रहे हैं। तो कोई भी चीज है, अगर आप किसी भी सदन को चलने नहीं देंगे तो सदन में सरकार को जवाब देने का मौका कैसे मिलेगा। भाई सरकार, आपके सवालों का जवाब किस मंच पे दिया जाए। विधानसभा से अच्छी कोई जगह नहीं जहां पर आपके हर सवाल का जवाब दिया जा सकता हो, पर चूंकि आपको चलने नहीं देना, आपको जवाब सुनना नहीं है, और जवाब सुनना नहीं है तो आप जनता में एक मैसेज देना चाहते हैं कि सरकार कुछ काम वाम नहीं कर रही है, ये तो सब बेकार हैं, सब निठल्ले लोग हैं, चीजें हैं, मुख्यमंत्री के पास कुछ पावर नहीं है। तो ये सब चीजें अब जनता समझती है मनीष भाई। इन जुमलेबाजियों से, इन चीजों से अब कुछ भला होने वाला नहीं है मनीष भाई। जनता जानती है कि उनका भविष्य सुरक्षित है कहाँ, उनको सुरक्षा मिलेगी कहाँ। आज का नौजवान अब ये समझता है कि मैं या मेरा परिवार भारतीय जनता पार्टी के हाथों में ही सुरक्षित हैं, वरना ये चीजें जो पहले दुकानें चला रहे थे, सबकी अपनी दुकानें चल रही थी, चीजें हो रही थी, आज सब बंद हो गई ना। तो कहीं ना कहीं ये जो लोगों को मनों में भय था मनीष भाई, वो भय निकला है। आज इतना बड़ा उद्योग उत्तर प्रदेश में लगाया जा रहा है, हर जिले में फैक्ट्री लगाने की बात हो रही है, सारी चीजें हो रही है। तो कहीं ना इन लोगों के मन में एक बात है कि इन्वेस्टर तभी उत्तर प्रदेश में पैर रख रहा है जब उसको विश्वास हो गया है कि मैं सुरक्षित, मेरे कारीगर सुरक्षित, स्वामीनाथ जायसवाल जी, उद्योग सुरक्षित। स्वामीनाथ भाई साहब जी मनीष जी, आप बार बार एक चीज कह रहे हैं, ऐड, लेकिन बीजेपी ने आप लोग को सिखा दिया। अब आप लोग को उस वक्त नहीं समझ में आ रहा था, आप लोग एक एक काम का ढिंडोरा नहीं पीट पाए, लेकिन बीजेपी ने पीटना जान गई। बीजेपी को मालूम था अगर हम एक छोटा से भी काम करते हैं तो उसका ढिंडोरा पीटना जरूरी है, ताकि देश को पता तो चले कि हमने काम किया है। और वही आप लोगों के लिए सरदर्द बन गया है। अगर बीजेपी ने उज्ज्वला योजना दिया तो उसका देखिए कितना बढ़िया पूरा एक प्रोग्राम टाइप का, इवेंट टाइप का कर दिया उन्होंने कि भाई हर जगह, वो दिखाया भी गया। अगर उन्होंने आयुष्मान कार्ड की बात की तो वो भी आपने देखा, भव्य तरीके से किया। तो इससे आप लोगों ने सीख ली कि नहीं ली, क्योंकि यही आप लोगों के लिए सिरदर्द बन गया है। स्वामीनाथ भाई साहब, वो सिरदर्द ठीक है, लेकिन अब जनता का पैसा, जनता का विश्वास प्रोपगंडा और प्रचार में जिस तरह से अपना चेहरा चमकाने के लिए प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जो देश में इनको विकास कम प्रचार ज्यादा करना है, चाहे उड़ान ज्यादा भरना है, यानी हर चीज में फोटोग्राफी जरूरी है। विकास का एजेंडा कम हो लेकिन अपना एजेंडा मजबूत हो कि हमारा प्रचार मजबूत हो। तो हम कांग्रेस ऐसा काम नहीं करती। हम विकास करते हैं जनता के विश्वास के साथ, हम विकास करते हैं किसान के विश्वास के साथ, हम विकास करते हैं युवाओं के सोच के साथ। हम प्रोपगंडा के साथ विकास नहीं करते। हमारी जहाँ सरकारें रही हैं, हम 25 लाख रुपए आयुष्मान के तरफ 5 लाख देते थे, हम राजस्थान में 25 लाख रुपया स्वास्थ्य पर दिए हैं हम सबको। और हम छत्तीसगढ़ में 42,000 नौकरियां दिए, 380
आदिवासी और SC/ST बच्चे आज इंग्लिश बोल रहे हैं। इंग्लिश माध्यम स्कूल खोला गया छत्तीसगढ़ में। 281 लाख करोड़ लोन माफ कर दिया गया 5 साल के अंदर। 2580 रुपए क्विंटल धान 5 साल तक खरीदी। प्रधानमंत्री जाते हैं वहाँ 3100 रुपए क्विंटल मैं खरीदूंगा। अरे उत्तर प्रदेश में आप 2500 रुपए क्विंटल 2000 रुपए क्विंटल धान नहीं खरीदते हैं, आप छत्तीसगढ़ खरीदने पहुंच जाते हैं। तो ये प्रचार तंत्र तो मजबूत है भाजपा का, लेकिन काम ऐसा नहीं है कि बस लोगों को एक घूंट पिला दो हिंदू का, एक घूंट पिला दो धर्म का, जात पात धर्म का घूंट पिला के राजनीति खेला जा रहा है देश में विकास का एजेंडा गिनाया जाता है, ये लगा रहे हैं वो कर रहे हैं। इनसे सवाल खड़ा करने पर तो लोग प्रश्न करने लगते हैं। आज तक प्रधानमंत्री जी से पूछा गया आपका अडानी का संबंध क्या है और 3400 करोड़ जो सेल कंपनी ने कहां से आया, जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रोपगंडा गिना देती है लेकिन जवाब नहीं दे पाती है, क्योंकि देश जानता है कि देश के 1400 करोड़ जिस तरह से बड़े पूंजीपतियों का लोन माफ कर दिया गया और एक किसान 2 लाख रुपया लोन ले लेता है तो उसका ट्रैक्टर से लेके खेत जमीन तक जब्त कर फांसी लगाने पर मजबूर कर दिया जाता है। डबल MSP की बात करके आए थे और आज कल गुरु नानक जयंती 3-4 दिन पहले बीता प्रकाश त्योहार हमारा, उस पे हमारे प्रधानमंत्री ने किसानों का 470 किसानों की शहादत के बाद 3 काले कानून पर इन्होंने वापस लेकर बोला था कि मैं MSP कर दूंगा। और प्रदेश जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहां जाके कहते हैं मैं धान इतने में ये खरीदूंगा, लेकिन अपने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जहां इनकी सरकार है वहां क्यों कौन मना किया कि आप मत कर दो। अच्छा स्वामीनाथ भाई साहब, एक सवाल आप लोग बार बार उठाते हैं, एक अडानी का मामला उठाते हैं कि नरेंद्र मोदी क्यों नहीं जवाब देते हैं, आप लोग बार बार ये उठा रहे हैं। अभी भी आपने बात कही नेशनल हेराल्ड मामले में आपके यहाँ भी फंसे हुए हैं लोग, वो लोग भी तो कोई जवाब नहीं दे रहे ना। देखिए नेशनल हेराल्ड जो भारत का सबसे पुराना अखबार कांग्रेस यानी जब देश के अंग्रेजों के खिलाफ लिखने वाला अखबार था, उसको देखिए सत्ता के अहंकार में जिस तरह से देश को आप भ्रमित कर जिस तरह से पूरा मीडिया पर प्रोपगंडा चलाया जा रहा है, देश जान रहा है कि इनका एक एजेंडा है, इनका एजेंडा बस ईडी और वो ठीक है, आपकी बात ठीक है, हो सकता है एजेंडा हो सकता है एजेंडा हो। बात पूरा लेट मी फिनिश, बात तो पूरा मनीष बाबू सुन लीजिए। हाँ ठीक है, देखिए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी, ये लोग धर्म के आगे कुछ समझते नहीं। आगे बढ़िए, देश में तरक्की विकास योजना लाइए, रोजगार का जो आप मुद्दे लेकर आए तो आपके अमित शाह बोलते हैं कि ये जुमला होता है, 15 काले धन 100 दिन में लाने की बात कहे, ये लोग यही लोग बोले हैं और एक कहीं भी सत्य स्थापित नहीं हुआ। और लेकिन सर जब देखिए ऐसा है ना, ये मामला फिलहाल कोर्ट में है और 70 साल का जो और अडानी का मामला भी वही चल रहा है, तो ऐसे में अडानी पर मोदी थोड़ी ना बोले। हम क्या कह रहे हैं, अडानी का मामला चल रहा है, अडानी को बैठा के इजराइल में उनको रक्षा सौदा नहीं कराया जाता कोई प्रधानमंत्री। अच्छा ठीक है, देश का सुने ठीक है सर, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में अगर हम फिलहाल अभी उस पर लंबा हो जाएगा, हम अब उस पर आएंगे तो बहुत सारी चीजें। मनीष भाई आज मुद्दा आप दिए थे कुछ और चला है स्वास्थ्य, नहीं तो इसीलिए मैं स्वास्थ्य पर ही आ रहा हूँ ना। सुनिए नहीं, 5 चुनाव पर हमको भेजा गया था, बोला गया था कि जो चुनाव है उस पर चर्चा होनी है, लेकिन आप चर्चा चलिए स्वास्थ्य पर हुआ। उत्तर प्रदेश के हम लोग हैं, अनुकूल व्यवस्था ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ देखिए वहीं असुरक्षित असुरक्षा का भाव, लोग बड़ी परेशान। हमसे कई लोग फोन पर कहते हैं भैया आप दिल्ली रहते हैं, उसके पास ही आप रहते हैं और थोड़ा हमारे घर में थोड़ा दिखवा दीजिए, कम से कम 200-250 मरीज को हम जाके खड़ा होकर। ठीक है मनोज पंडित जी, भाई ऐसी व्यवस्था हो कि हमें दिल्ली ना जाना पड़े। हाँ ये मनीष भाई, ऐसी व्यवस्था कि आपको दिल्ली ना जाना पड़े, उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी। आप ये देखिए जितने सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर प्रॉपर लैब, हर जिले में डायलिसिस के लिए कोई सुविधा नहीं थी पहले। डायलिसिस के लिए आपको मुख्यालय में भी जाना पड़ता था, वहाँ भी चीजें नहीं मिलती थी। हर जगह डायलिसिस के लिए मशीनें लगा दी गई। चीजें आज डायलिसिस भी सरकारी हॉस्पिटल में होता है, जो जिले स्तर के हॉस्पिटल्स हैं। इतना काम, इनके लोग तो कभी जाते ही नहीं थे हॉस्पिटल। हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक भी हर हॉस्पिटल में जाके व्यक्तिगत रूप से कि क्या कमियां हैं यहाँ पर, कौन से डॉक्टर आए हैं कौन से नहीं आए हैं, छापा मारने के हिसाब से सारे हॉस्पिटल में जाया करते थे और जाते हैं अभी भी।
लोग कहते हैं कि जितनी स्वास्थ्य सुविधाएं इस सरकार में अच्छी हैं, इतनी स्वास्थ्य सुविधाएं कभी हुई नहीं। और मेरे मित्र को नजर नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य ठीक है, क्योंकि एक चीज को लेके बैठ जाएंगे, दोबारा दूसरा तो गुण गाना ही नहीं है ना। आपने मन बना के आए आप कि मुझे तो आज इस मुद्दे पे डिबेट करनी है, चाहे अगला कुछ भी बोलता रहे, ना जवाब देना है ना सुनना है, सिर्फ अपनी बात बोलनी है। तो ये चीज नहीं। अब मनीष भाई, जनता को रिजल्ट देना है, जनता की अदालत में हमने अपनी चीजों को रखना है, और जो उसका फैसला आता है हमें वो ठीक है। जनता आपको जिता रही है मनोज भाई, वो ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर ये भी तो है ना कि अगर जनता आपको जिता रही है तो उम्मीदों के साथ जिता रही है, अगर कहीं कुछ गड़बड़ी है तो उसको भी आप ही लोग सुधारेंगे फिर ना। बिल्कुल बिल्कुल सुधारेंगे मनीष भाई। व्यक्ति का नाम नहीं है कि भाई ठीक है हमने उसको, हम गए, हमने बात की और हमने कॉन्फिडेंस में ले लिया। अरे भाई तो 40 करोड़ लोग थे। आप ये बताइए, अभी टंडू में से 40 मजदूरों को निकाला गया, वहाँ कांग्रेस ट्वीट कर रही है अरे अच्छा हुआ पनौती नहीं गए वहाँ, अगर जाते तो लोग मर जाते, ये हो जाता। ये तो इनकी मानसिक स्तर हो गया इनका कि देश के प्रधानमंत्री को पनौती बोलने लगे। इससे क्या पद की तरीका, क्या चीजें। और हमें हर व्यक्ति का दर्द है। आप ये देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद थे, जनरल वीके सिंह वहाँ थे, पूरा पीएमओ का अधिकारी वहाँ था। और जब मनीष भाई लोग निकल आए तो एक प्रधानमंत्री ने सुबह का इंतजार नहीं किया, रात को ही बात की उन लोगों से, पूछा कि क्या आपको जो सुविधाएं मिली, जिन चीजों से आप हैं, क्योंकि एक भी। लेकिन कई सवाल भी उठ रहे हैं ना इस बीच में, जो ये हादसा हुआ उस हादसे पर भी सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, आप वीरेंद्र शुक्ला जी आते भाई साहब। नहीं, एक बार कहने दीजिए। आप कितना भी अच्छा डिबेट कीजिए, आप कोई भी सवाल पूछिए, अगर आपने कांग्रेस से कोई लोग बात किया तो कांग्रेस के मित्र यही बोलेंगे आपको, अरे भाई ये तो गोदी मीडिया है। अरे मनोज पंडित जी, ये बताइए, ये आदत हो गई है मनोज भाई, ये तो सर्टिफिकेट की आदत हो गई है। कुछ बोले, देखिए सच्चाई अच्छी नहीं लगती ना, सच्चाई सुननी नहीं है इनको। ठीक है, जब सच्चाई सुननी नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, मेरे को समय मिलेगा, मैं अपना पक्ष रखूंगा और मैं अपना पक्ष मजबूती से रखूंगा, पर लेकिन इसका फैसला जनता की अदालत में होगा, जनता इसका फैसला देगी। ठीक है, और जब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है वीरेंद्र शुक्ला जी, जनता की अदालत में बीजेपी बार बार पास कैसे हो रही है? काम भी नहीं कर रही है, पास भी हो जा रही है बीजेपी। तो ऐसे में कुछ तो किया ही जा रहा होगा ना, ताकि तभी तो ये पास हो रहे हैं। नहीं, कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जब लोग इन चीजों से भटक कर, धर्म एक ऐसी है व्यवस्था है जिसमें सारे लोग जो है शामिल हो जाते हैं, तो इन्होंने केवल सारी मुद्दों से ध्यान हटाकर केवल धर्म पे इन्होंने केंद्रित कर दिया। आज लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रहे, लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, उसमें ये सफल हो रहे हैं। तो इसको ये नहीं, अब इसके पहले भी जो सरकारें बनी वो जनता के ही आदेश से बनी, जनता के ही समर्थन से बनी थी। तो ये माना जाए कि उस समय उन सरकारों ने अच्छा किया, तभी जनता लगातार उनको चुनती रही। तो ये कैसे ये सर्टिफिकेट केवल अभी है कि इनको मिल गया कि इन्होंने आज अच्छा कर दिया? अभी चुनाव आने वाले हैं 2024 में, इन्हें पता चल जाएगा कि जनता है इनको चाह रही है, इंडिया गठबंधन को भारी बहुमत से जिताने का मन बना चुकी है। और आने वाले समय में हिंदुस्तान की दशा और दिशा बदलने का काम जनता करने जा रही है। और आपको यह दिखेगा कि किस तरीके से जो लोग आज सत्ता के लिए लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, उनको किस तरीके से जनता ने बाहर करने का काम, रास्ता दिखाने का काम जनता करेगी। लेकिन वीरेंद्र भाई, अगर बात जब आप लोग कहेंगे भाई स्वास्थ्य व्यवस्था, बार बार बात कहेंगे, तो ये कहेंगे देखिए चिकनगुनिया जैसी चीज़ों को हम ख़त्म कर दिया हमने, लगभग हमने काला जो ज्वार जैसे बुखार होते हैं उसको भी लगभग ख़त्म कर दिया। ठीक है, और हमने इन्फ्लुएंजाइटिस को ख़त्म कर दिया, जहाँ कहाँ पहले गोरखपुर में लोगों की चीज़ें होती थी, मौतें हो जाती थी, वो सब ख़त्म कर दिया। फिर कैसे पार पाएंगे सर? नहीं, तो ये बीमारियां लगातार जिनसे शोध होता रहा, काम होता रहा, तो पूर्ववर्ती सरकारों ने भी उनसे काम किया और उन्हीं के प्रयास और उनके सहयोग से ये आने वाले समय में हो सकता है कि डेंगू भी, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि डेंगू खत्म नहीं हो सकता, डेंगू खत्म होगा, उससे काम करना होगा। लेकिन आज डेंगू के दौरान जो अस्पतालों की जो व्यवस्थाएं फैल हुई है, अस्पतालों में सुविधाएं जो नहीं मिल पाई, उन पे हमारा आरोप था कि अगर सरकार सही होती, सरकार अगर सही दिशा में कदम उठा रही होती
तो लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकती थी और जो ये मौतों का आंकड़ा है वो काफी कम हो सकता था। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश से बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैन न्यूज़। नमस्कार।